हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी परस्तिश की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। ये कहकर वो पलटी और बड़े धीरे धीरे चली कि मैं उसे बढ़कर रोकता हूँ या नहीं। दरवाजे पर एक पल को रुकी और मुड़कर देखा, मगर मैं अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला था। फिर यह सोचकर कि शायद मैं उसकी आवाज़ को नहीं समझा, वो बाहर निकल गई और मैं खड़ा सोचने लगा कि आज जो कुछ हुआ है, क्या ये भी आकाश की किताब इसरार पर पहले से लिखा जा चुका था। सवेरे भी बिस्तर पर था कि कान में हल्की हल्की घंटी की आवाज़ पड़ी। आवाज़ बिल्कुल करीब ही लगी। मैं जाग गया और आंख खुली तो क्या देखता हूँ, अनिला मूर्ति अपने हाथों में कांसी की एक छोटी सी घंटी पकड़े मेरे कान के पास बजा रही है। मैं हैरान सा उसे देखने लगा। वो घंटी हिलाकर बोली, गुरुदेव, मूर्ति पूजा नहीं करोगे? मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया। सोचा क्या रात दरवाजे की चटखनी लगाना भूल गया था, मगर दरवाज़ा बंद था, चटखनी भी लगी हुई थी। मूर्ति ने मेरी परेशानी भांप कर खुली खिड़की की तरफ इशारा किया और बोली, मैं दरवाजे से नहीं, खिड़की से आई हूँ। बाहर पो फट रही थी और खिड़की से आने वाली सुबह की रोशनी में अनीला शबे ख्वाबी के सफेद लिबास में सचमुच मूर्ति लग रही थी। मेरे अंदर का आदमी बोला, थारो कैशप, रात तुमने पूजा के लिए कहा मगर मूर्ति चल दी। फिर उसने सोचा कि तुम्हारी बात ठुकराई नहीं जानी चाहिए और धीरे धीरे चलने लगी कि आगे बढ़कर रोक लो। तुम अपनी जगह से नहीं हिले। वो चली गई। शायद फिर रात भर करवटें बदलती रही और सवेरे उठकर तुम्हारे पास आ गई कि मूर्ति पूजा कर लो। आई भी खिड़की की फांद कर और घंटी बजाकर तुम्हें जगाया। कुछ समझे इसका मतलब? ये कोई समझ में न आने वाली पहेली ना थी, सीधा साधा प्रेम का खेल था और मेरे लिए कोई नया खेल भी नहीं था। मैंने मूर्ति का हाथ पकड़कर उसे अपने पहलू में ले लिया और वो मेरी बाहों में गिरी और तेज सरे सांसों के दरमियान बोली, बड़े बेसुध सोते हो। घंटी की आवाज़ पर उठे। घंटी पूजा के लिए बजाई थी ना तूने, मूर्ति पूजा के लिए। और अब उसने पूजा के साथ मूर्ति का लफ्ज़ बढ़ाया और शायद रात वाली भूल या अदाकारी का अजाला करना चाहती थी। बाहर दूर कहीं शंख बजा और मैं फौरन उठा और जाकर दरवाजे की चटखनी उतार दी और मूर्ति भी मेरे साथ ही दरवाजे पर आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, इधर जरा बाहर लान में घूमो। मैंने घंटी की तरफ इशारा किया जो मेरे सराहने पड़ी थी। उसने लपक कर घंटी उठाई और मुस्कुराकर कहने लगी, घोड़े के गले से उतार कर लाई थी और मेरे गले में बांधने के लिए। वो बेइख्तियार हंस पड़ी। क्या पूजा की घंटी नहीं बजानी थी? हम हंसते मुस्कुराते बाहर लान में आ गए। अचानक मैंने पूछा, क्या सिरला अभी नहीं जागी? सो रही है, आओ उसे चलकर जगाएं। फिर मुझे खींचते हुए अपने कमरे में ले आई और डबल बेड पर सिरला लक्ष्मी एक तरफ पहलू के बाल जवानी की मीठी नींद सो रही थी। बिखरे बिखरे बाल, बेतरतीब लिबास और सोने की बेपरवाही देकर सरला बहन पर उसकी राजकुमारी का गुमान हुआ, जो सपने में किसी राजकुमार के उड़न खटोले को देख रही थी। और ऐसे सुंदर सपने अमूमन सवेरे ही आया करते हैं, जब शरीर नींद की लज्जत में चूर और गर्म होता है। और मैं भी इस ख्याल में मगन था कि अनीला मूर्ति ने उसके कान के पास जोर से घंटी बजाई। सरवा ने करवट बदली और कुछ ऊँ आ की, फिर हड़बड़ा कर उठी, घबरा कर उछली और छलक सी गई। मगर मुझे और मूर्ति को देखा, कुछ समझी, कुछ हैरान हुई। मूर्ति ने एक बार फिर घंटी बजाई और कहा, सरला उठ, पूजा का समय है। क्यों घंटी बजा रही है? और फिर उसने मेरी तरफ देखा, और भैया तुम सवेरे ही जाग गए हो आज? तुम्हारी गवैया कहती है कि सवेरे सवेरे पूजा करनी चाहिए। सरला ने तीखी नजरों से मुझे देखा और चुभते हुए लहजे में पूछा, तुम कर आए मूर्ति पूजा भैया? कभी कभी कुछ कहना कुछ कहने से बेहतर होता है, इसलिए चुप रहा। मगर मूर्ति ने फटाक से जवाब दिया, तेरे भैया ने तो पूजा कर ली, बस तू रह गई है। फिर कलाई से पकड़कर उसे पलंग से नीचे उतार लिया। चल जरा लान की सैर करें। भैया को पूजा कराई तो सैर भी करा और मुझे क्यों घसीटती है? मगर जहर लब मुस्कुराती हमारे साथ होली। हम लान में आए तो घास पर औस के मोती बिखरे थे।
पूरब की उफकी लकीर पर लाली फैल गई थी और सूरज का सुर्ख गोला लकीर से होले होले उभरने लगा था। इस तरह पटना में मेरा एक नया दिन नए अंदाजे से शुरू हुआ और वो दिन यादगार और आशाओं से भरा हुआ था। उसी दिन प्रोग्राम के मुताबिक जियो राम 10 बजे मुझे बग्गी में बिठाकर टेलिंग शॉप पर ले गया और दोपहर का भोजन करने के बाद मैं और मूर्ति उसी बग्गी पर महकमा औकाफ आसार कदीमा की तरफ रवाना हुए। मिस्टर बनूद अपने दफ्तर में हमारा इंतजार कर रहा था। हेड क्लर्क काशीराम के अलावा रिकॉर्ड कीपर लोहिया भी पहले से मौजूद था और एक साल खोरदा रजिस्टर भी मेज पर खुले थे। काशीराम ने बड़ी गुशम गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। मूर्ति के तो पैरों में बिछा जा रहा था। हमारे बैठे ही मिस्टर बनूद ने बताया, आज मैंने दफ्तर का पुराना रिकॉर्ड निकलवाया तो पता चला कि 1817 में पटना की खुदाई से जिन अजायबात की रिकवरी हुई उनमें बुद्धा की एक पुरानी मूर्ति भी थी जिससे कंपनी गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर कलकत्ता भेज दिया गया था। मिस्टर लोहिया की रिपोर्ट से यही बताती है, मगर तुम कहते हो कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में बुद्धा की वो मूर्ति बाहर गवर्नमेंट को वापस कर दी थी। काशीराम और लोहिया आज सारा दिन उसी बात का खोज लगाते रहे और उन्होंने सारा पुराना रिकॉर्ड तब ढूंढ निकाला, उलट पलट दिया, मगर मूर्ति की वापसी का कोई पता नहीं चल सका। अगर मूर्ति पटना को वापस की जाती, सरकारी रिकॉर्ड पर दर्ज होती। आई एम सॉरी, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक बुद्धा की वो मूर्ति दोबारा पटना नहीं आई। ये रिपोर्ट बड़ी निराश कर देने वाली थी। काशीराम और लोहिया दोनों ने ना सिर्फ मिस्टर मनोज की तनकीद की बल्कि बताया कि बुद्धा की बहुत सी मूर्तियां उनके रिकॉर्ड पर हैं, मगर जिस मूर्ति का जिक्र करता है वो कलकत्ता से फिर पटना नहीं भेजी गई। अनिला मूर्ति ने परेशान होकर पूछा, फिर वो मूर्ति कहाँ गई पापा? हो सकता है कि वार्ड डलहौजी ने उसे लखनऊ या नई दिल्ली के किसी म्यूजियम में भेज दिया हो। नहीं, मैंने मिस्टर बनूद को बताया कि 1848 ईस्वी में बराए नाम सही लखनऊ और दिल्ली में वैसी हुकूमतें कायम थी। आदू का कंपनी गवर्नमेंट से बाकायदा इल्हाक 7-8 अर्स बाद हुआ। 1857 ईस्वी में दिल्ली की मुल्क गवर्नमेंट ने कंपनी के खिलाफ जंग लड़ी और इन पॉलिटिकल खराबियों के कारण लॉर्ड डलहौजी एक नायाब मूर्ति लखनऊ या दिल्ली हरगिज नहीं भेज सकता था। मिस्टर बनूद ने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी और सोचकर कहा, फिर मूर्ति कलकत्ता में होगी। दफ्तरी रिपोर्ट ने मुझे परेशान कर दिया था कि मूर्ति दोबारा पटना भेजी ही नहीं गई। ख्याल आया कि नकली मूर्ति की तरह असल मूर्ति भी फोर्ट विलियम के किसी तहखाने में पड़ी हो। जहन दो हिस्सों में बढ़कर रह गया। अचानक अनिला मूर्ति अपने बाप से मुखातब हुई, क्या अब हमें कलकत्ता जाना होगा? अगर तुम अपना एल्बम कंप्लीट करना चाहती हो तो इस मूर्ति को ढूंढने के लिए कलकत्ते चली जाओ। मिस्टर बनूद को अपनी सौतेली बेटी के एल्बम की बड़ी फिक्र थी, होनी भी चाहिए। अनिला मूर्ति ने एल्बम पर काफी मेहनत की। वो बोली, पापा तुम भी कलकत्ता चलो ना। मैं आफत छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम और कैशव चले जाओ। कलकत्ता म्यूजियम का इंचार्ज मेरा दोस्त है, मैं उसे टेलीग्राम दे दूंगा, वो तुम्हारी पूरी हेल्प करेगा। हम कल सुबह की ट्रेन से चले जाएंगे पापा, अपनी मम्मी से पूछ कर चली जाओ। अनिला मूर्ति ने जवाब तलब नजरों से मेरी तरफ देखा। वो कलकत्ता के सफर में इसलिए भी दिलचस्पी रखती थी कि पापा को मेरे और उसके इकट्ठे सफर पर कोई एतराज न था। बोली, अब तो कलकत्ते जाना होगा। उसका ख्याल था कि मैं इनकार नहीं करूंगा क्योंकि प्रेमी तो ऐसे सफर के बहाने ढूंढते हैं। मगर अचानक मुझे एक ज्ञान अलहान सा हुआ और मैंने जवाब दिया, अगर मूर्ति कलकत्ते में होती तो मुझे पटना में ना देखती। और ये ज्ञान शायद इसलिए हुआ था कि मूर्ति को खोजने के लिए सपने में मुझे पाटलिपुत्र यानी पटना ही की जाने की हिदायत की गई थी और इस हिदायत के मुताबिक मैं पटना आ गया था। और मैंने ये बात इसलिए बड़े विश्वास के साथ कही थी कि चक्रवर्ती चाचा ने बासु बाबू के जरिए कलकत्ता में पूरी छानबीन की, मगर असल मूर्ति का वहां कोई खोज नहीं मिल सका था। मेरे ज्ञान और इरफान के मुताबिक उसे पटना में ही कहीं होना चाहिए। अनिला मूर्ति ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मिस्टर बनूद, काशीराम और लोबिया भी दंग रह गए। मैंने मजीद वजाहत की कि हम कलकत्ता नहीं जाएंगे, मूर्ति पटना में ही मिलेगी। इस दुनिया में कभी कभी दो आदमी भी एक ख्याल पर मुत्तफिक नहीं होते मिस्टर बनूद। जैसे अंग्रेज को हम ख्याल बनाना, कायल करना, यूं तो भी मुश्किल था, मगर मैंने जोर देकर कहा, वो मूर्ति पटना में है और पापा और यहीं मिलेगी। मिस्टर बनूद मेरी जुबान से पहली बार पापा का लफ्ज़ सुनकर बड़ा खुश हुआ और एक बार उसने अनिला को देखा, फिर अपनी तहसीन अमीर नजरें मेरी तरफ उठाई। तुम यूं कहते हो जैसे तुम्हें ज्ञान हुआ है। मैं अपने सपने और हकीकत को एक कर रहा था, दो अंधेरों या दो रोशनियों के किनारे बाहम मिला रहा था। उसी कश्मकश में बोला, समझो पापा ज्ञान ही हुआ है मुझे, मगर सरकारी रिकॉर्ड ज्ञान तो नहीं मानता।
अचानक मैंने रिकॉर्ड कीपर लोबिया से पूछा, यहाँ कब से काम कर रहे हो? उस महकमे का सबसे पुराना आदमी हूँ, लोबिया ने जवाब दिया। 30 वर्ष हो गए हैं काम करते। 30 वर्ष जीवन का आधा हिस्सा होते हैं और तुमने इन 30 वर्षों में महकमे की हर चीज को देखा बाला होगा। पुरानी वारदात के रिकॉर्ड तैयार किए होंगे, उनके बारे में मालूमात हासिल की होंगी। बेशक ये सब कुछ किया है मैंने, मगर बुद्धा की जिस मूर्ति का आप पूछ रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं सुना। दफ्तरी रिपोर्ट की तरह लोबिया की बातें भी मायूस कौन थी। अचानक एक नया ख्याल आया। तुमसे पहले कौन आदमी रिकॉर्ड कीपर था? एक मुसलमान था, मुस्तफा बहारी, मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। क्या जिंदा है यार? जिंदा है मगर बहुत बूढ़े हो गए हैं। मुजफ्फरपुर में रहते हैं क्या? नहीं, यहीं पटना में है। उनका एड्रेस क्या है? मुझे उनका एड्रेस याद नहीं। अनिला मूर्ति जो चुपचाप हमारी बातें सुन रही थी, हेलैर क्लर्क काशीराम से मुखातिब हुई। काशीराम, अपने दफ्तर के आदमियों से पता करो मुस्तफा बहारी कहाँ रहते हैं। ये काम 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। अफसर की बेटी ने बिल्कुल अफसर की तरह हुक्म जारी किया और काशीराम उसी वक्त कमरे से निकल गया। उसकी अदम मौजूदगी में मिस्टर वनूद ने एक बार फिर मुझे तवज्जो दिलाई कि अनीला के साथ कलकत्ता चला जाऊं। हो सकता है वहां से मूर्ति का कोई सुराग मिल जाए। कम से कम यही पता चल जाए कि अगर वो कलकत्ता से बाहर भेजी गई तो कहां। मगर अनीला ने उसकी बात काट दी। पापा, जब कैशिफ का ज्ञान कहता है कि मूर्ति यहीं है तो यहीं होगी। ज्ञान में मिस्टेक भी तो हो सकती है। इंसान में मिस्टेक होती है पापा, ज्ञान में नहीं होती। विनोद बेटी का जवाब सुनकर चुप हो गया। सिर्फ 10 मिनट के अंदर काशीराम लौट आया। मुस्तफा भारी का एड्रेस उसके हाथ में था। वो बुजुर्ग बड़े बाजार में रहते थे। मैंने लोबिया से कहा कि वो एड्रेस ले ले और हमारे साथ चले। अनिला मूर्ति मेरे साथ ही उठी और एक अफसर की शान से बोली, पापा तुम भी हमारे साथ चलो। मिस्टर वनूद को इनकार की जरूरत न हो सकी और हमारे साथ ही कमरे से निकला और वो अपने दफ्तर में एक मजबूत, डिसिप्लिन का पाबंद और सख्त गिर आदमी था, मगर बेटी के सामने कमजोर नजर आया। और ये कमजोरी अनिला मूर्ति से बेपनाह प्यार का नतीजा थी, कुछ और नहीं था। हम बग्गी में बैठे और 15-20 मिनट में मुस्तफा बहारी के मकान पर पहुंच गए। 90 वर्ष के बूढ़े बहारी ने मिस्टर वनूद की आमद का सुना तो हैरत भी जाहिर की, पुरतपाक स्वागत भी किया और बैठक में बिठाया। मुस्तफा बहारी बूढ़े जरूर थे, मगर उसमें भी अपने सारे काम खुद करते थे। अपने पोते को बाजार दौड़ा दिया कि मिठाई लेकर आए और ताकीद की कि गुम्पत हलवाई की दुकान पर जाए। हम सब उनके हुस्न अखलाक से खुश हुए और वो सरापा एहसार बन गए थे। उन्होंने अपना मूर्ति की पेशानी पर बोसा दिया कि बड़े अफसर की बेटी हो, खुद मिलने आई और अपने पापा को भी साथ लाई है। मिस्टर वनूद बोले, आपसे कुछ काम है। अगर मैं आपकी कोई खिदमत कर सका तो बड़ी खुशी होगी। मुझे फरमाइए क्या काम है? कुछ पूछना है आपसे। पूछिए, मैं हाजिर हूँ। मिस्टर वनूद ने मुझे इशारा किया और मैंने पूछा, आप कितनी मुद्दत महकमे में रिकॉर्ड कीपर रहे? मियाँ, मैं पूरे 40 वर्ष सरकारी इंग्लिशिया की नौकरी की। 1900 में रिटायर हुआ था और उसका मतलब है कि आपने 1860 ईस्वी में नौकरी की थी। हाँ मियाँ, यही सुन था। बजाय इसके कि मैं उनसे बुधाई की मूर्ति के बारे में कुछ पूछता, नागहां जेल में एक अजीब सी लहर सरसराई और मैंने एक गैर इख्तियारी तौर पर सवाल किया, आपकी मुलाजमत के दिनों में कभी चोरी तो नहीं हुई महकमे में? उस अजीबो गरीब सवाल ने बूढ़े मुस्तफा बहारी के साथ मिस्टर वनूद, अनिला मूर्ति और लोहिया को भी हैरान कर दिया। वो बोले, अल्लाह का नाम लो मियाँ, इन दिनों सरकार के महकमों में चोरी कहाँ होती थी? मालूम नहीं मेरे जेल में चोरी कहाँ से आ घुसी थी। मैंने इसरार किया, मेरा मतलब है कि महकमे से कोई नादर शय चुरा ली या गायब कर दी गई, जो बाद लोग अजायब घरों या आसार कदीमा के दफ्तरों से कदीम नवार्द और चुरा लेते और पुरानी अशिया जमा करने वाले शायकीन के हाथों बेच देते हैं। नहीं, मेरे होते तो महकमे में कभी चोरी नहीं हुई। मैं मुस्तफा भारी के जवाब से भी मायूस हुआ और ज़हन बोझल सा हो गया। कोई बात बनती नजर नहीं आ रही थी। मैं सोचने लगा, ज़हन में चोरी का ख्याल यूं ही नहीं आया, उसके पीछे जरूर कोई बात छुपी है। मगर बूढ़े मुस्तफा बहारी ने कहा था कि उन दिनों सरकार महकमों में चोरी नहीं होती। हर जमाने का आदमी अपने ही समय को आने वाले समय से बेहतर करार देता और कहता है कि अगले वक्तों में यूं होता था। हालांकि इस दुनिया में कोई बात नई नहीं। जो कुछ पहले होता रहा है वही अब हो रहा है और आइंदा होता रहेगा। जिस तरह जमीन अपने महवर पर गर्दिश करती है, उसी तरह सब कुछ घूमकर फिर लौट आता है। सूरज, चांद, सितारे, दिन रात, रुतें और मौसम सब कुछ गर्दिश में है। इस संसार में सब कुछ वही है जो पहले था और अक्ल कह रही थी।
चोरी तो सदा से होती रही है, घरों में, दुकानों में, गोदामों में, सरकारी महकमों में, फिर मुस्तफा बहारी के दिनों में क्यों नहीं हुई। इसी असरा में बूढ़े का पोता अकबर गंपत हलवाई की दुकान से मिठाई ले आया था, जो हमारे सामने रख दी गई और हम मुंह मीठा करने लगे। मगर मेरे जेल में कड़वी बात गुल रही थी। अचानक अंदर के थैरो कैशिप ने कहा, अकल पर भरोसा ना कर, कुर्रा डालकर देख, कुदरत का पुर इसरार हाथ क्या इशारा करता है। मैंने जेब से चांदी का रुपया निकाला जिस पर मलका विक्टोरिया की मूर्त थी, और कुछ बताए बगैर नीला मोती से कहा कि वो रुपये की चीन या मूर्त चुन ले। मूर्ति ने कहा मूर्त, और मैंने रुपया फेंका तो मूर्त ही आई। मूर्ति भी हैरान थी और दूसरे लोग भी हैरान थे कि मैं क्या करता हूँ। कुरा मेरे हक में पड़ा था, फाला मूर्त की निकली थी। मैंने मुस्तफा बहारी से कहा, चोरी ना सही, अपने दिनों का कोई अजीब वाकया ही सुनाइए जो आपके महकमे में हुआ हो। कोई अजीब वाकया हुआ ही नहीं जो काबिल जिक्र हो। आपसे पहले कौन आदमी काम करता था? राम सूरती, और उसे मरे हुए बहुत अरसा हो गया। मुस्तफा बहारी कुछ कहते कहते रुक गया। 2-3 बार शहादत की उंगली अपने माथे पर मारी और बोले, मियाँ, राम सूरती के जिक्र पर एक अजीब बात याद आई। वो बात चोरी की थी और नहीं भी। मैं चौंका, चोरी थी और नहीं भी, फिर तो कोई अजीब बात होगी। अर्ज करता हूँ। और वह अपने बूढ़े हाफिज पर जोर देकर कहने लगे, जब राम सूरती रिटायर्ड हुआ उसने मुझे चार्ज दिया था। उन दिनों महकमे की यह सूरत नहीं थी जो आज है। 2-2, 3-3 महकमे इकट्ठे होते थे। खैर, तुम्हें इन बातों से क्या लेना है। राम सूरती कंपनी सरकार के ज़माने में नौकर हुआ और अपनी रिटायरमेंट के वक़्त उसने एक अजीब वाक़या सुनाया जो बयान करता हूँ। उसने बताया था कि 1857 के साल जब हिंदुस्तान में अदर मच रहा था, कंपनी सरकार के खिलाफ धावे हो रहे थे। दिल्ली, लखनऊ और झांसी से मारधार की खबरें आ रही थी, तो कंपनी के मुल्क महरूसा बंगाल, बहार में भी बड़ी बेचैनी फैल गई। बंगाल और बहार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कब्जा किया था और यहाँ उसके पांव बड़े मजबूत थे। मगर उन दिनों कंपनी सरकार से अक्सर आदमियों की वफादारियां मशकूक हो गईं और लोग अंग्रेज को हिंदुस्तान से निकालने पर तुल गए थे। कंपनी की अंग्रेज और देसी फौजें जगह जगह बागियों से लड़ रही थी और सरकार अपने देसी मुलाजमों का न सिर्फ बहुत ख्याल रखती बल्कि उनकी बाद वफादारियों पर इनाम भी देती थी। राम सूरती अंग्रेजी सरकार का मुलाजम और उसका खैर ख्वाह था। उन दिनों उसने कंपनी सरकार की कोई ऐसी खिदमत की जिसके इवज उसे 100 रुपये नकद इनाम मिला। इनाम उसे दफ्तर ही में पेश किया गया। उन दिनों 100 रुपये की रकम बहुत बड़ी समझी जाती थी। मगर अजीब बात यह हुई कि दफ्तर से निकला और रुपयों की थैली अपने मेज की खुली दराज में भूल गया। घर पहुंचा तो थैली याद आई, मगर दफ्तर बंद हो चुका था। बीवी ने कहा कि सुबह चपरासी दफ्तर खोलेगा और भंगी जाड़ी देने आएगा तो हो सकता है कोई थैली उड़ाकर ले जाए। राम सूरती को भी परेशानी लाहक हुई। अगर चाह सवेरे वो दफ्तर खोलने से पहले ही वहां जा सकता और अपनी निगरानी में दरवाजा खुलवा सकता था, मगर उसकी परेशानी नए नए वहमों में डलती गई और सोचा क्यों न रात को चुपके से दफ्तर जाकर अपने कमरे से थैली निकाल लाए। यह ख्याल इसलिए आया था कि कमरे की एक चाबी राम सूरती के पास भी रहती थी और आमतौर पर वो कमरे को ताला खुद ही लगाया करता था। मगर मुश्किल ये थी कि रात को चौकीदार गश्त करता रहता और ये गश्त 12 से 1 बजे तक उस वक्त बंद होता था जब नया चौकीदार आकर ड्यूटी संभालता। राम सूरती ने चुपचाप दफ्तर में घुसने और अपने रुपए उड़ा लाने के लिए यही वक्त मुनासिब समझा। वो रात को ठीक 12 बजे दफ्तर के वसी अहाते की दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ और अंधेरे में दबे पांव अपने पांव कमरे की तरफ चला। नागहां पुराने स्टोर की इमारत के बरामदे में एक स्याह परछाई को भागते देखकर उन्हीं कदमों पर ठठक गया। स्याह परछाई बरामदे से निकलकर उसी जानब आई जहां राम सूरती दुबका हुआ था। वो कोई छोटे कद का आदमी था जिसका सर उस तरह से मुंडा हुआ और बदन पर मैला सा चोला था। राम सूरती ने देखा और उसने बगल में एक छोटा सा लंबूतरा मगर बोसीदा चोबी बक्स दबा रखा है और अंधेरे के बावजूद वो पहचान गया कि वो उन्हीं बक्सों में से एक है जो कदीम नवादर और महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यकीनन कोई चोर महकमे की नादर शय चुरा कर लिए जा रहा था। कदीम आसार की देखभाल और निगरानी राम सूरती के अफराद में शामिल थी और ये सोचकर उसके पांव तले से जमीन निकल गई। अगर महकमे से कोई नायाब शय चोरी हो गई तो उसकी नेक नामी पर हर्फ आएगा, जबकि अभी दबी वफादारी के एवज कंपनी ने उसे 100 रुपये का
नकद इनाम दिया है। रामसूरती अपने रुपयों की थैली भूलकर चोर की तरफ लपका, जो उसे देखकर अहाते की दीवार की तरफ भागा। रामसूरती ने उसे ललकारा और ताकब किया और इसी असना में चौकीदार भी दौड़ा आया और उसने रामसूरती को पकड़ लिया। मगर जब देखा कि वो उसी महकमे का एक अफसर है तो बेहद परेशान हुआ कि आधी रात को यहाँ क्या चुराने आया है। मगर रामसूरती ने अपनी नाजुक हालत की वजाहत करने की बजाय भागते चोर की तरफ इशारा किया और चौकीदार को साथ लेकर उसके पीछे भागा। उस अरसे में चोर दीवार फांद चुका था, मगर दोनों ने महसूस किया कि वो अनाड़ी है और दीवार की दूसरी जानब गिर गया है। चौकीदार और रामसूरती भी दीवार फांद कर दूसरी तरफ पहुंचे। चोर कुछ फासले पर लंगड़ाता भागा जा रहा था। चौकीदार उसके पीछे लपका। चोर इधर उधर चौकाइयां देता एक मोड़ पर चौकीदार की जिद में आया। लाठी की सरब दरब सर पर पड़ी, मगर इससे पहले चोर खंजर फेंक चुका था, जो निशाना चूक जाने से चौकीदार के कंधे में लगा और लाठी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। लाठी की दरब से चोर भी जख्मी होकर हुआ, मगर वो लड़खड़ाता संभलता दरिया की रुख भागता चला गया। चौकीदार के अलावा खुद रामसूरती ने भी देखा कि अब जब चोर के सर पर लाठी की दरब पड़ी, कोई 24 बक्स उसके पास नहीं था और चोट खाने के बाद वो खाली हाथ ही भागा था। जब तक रामसूरती चौकीदार को संभालता, चोर नजरों से उज्जल हो चुका था। चौकीदार का जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। रामसूरती ने उस पर पट्टी बांधी और बताया कि वो अपने रुपयों की थैली कमरे में भूल गया और रात को चुपके से वही थैली लेने आया था कि गैर मुतवक्का तौर पर चोर से मिडबीर हो गई और फिर दोनों उन्हीं रातों से वापस हुए जिन पर चोर चकाइयां देता भागा था और महकमे को उस 24 बक्स को तलाश करते रहे, जिससे वो यकीनन कहीं इधर उधर फेंक या छुपा गया था कि फिर आकर ले जाएगा। मगर तलाश के बावजूद उन्हें बक्स ना मिला और इस ख्याल से कि कल दिन की रोशनी में उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, दफ्तर की तरफ लौट आए। रामसूरती चौकीदार के साथ अपने कमरे में गया, मेज की दराज से रुपयों की थैली उठाई और ये ताकीद करके घर आ गया कि रात को दफ्तर में इसकी आमद और चोरी के वाक़े का जिक्र किसी से ना करे। कल वो खुद आकर तहकीक करेगा कि कौन सी चीज गायब हुई है। दूसरा दिन एक नई सनसनी के साथ तलू हुआ, क्योंकि उस खबर ने उन दोनों को परेशान कर दिया कि ऐन किले के सामने गंगा के घाट पर एक सरमुंडे यात्री की लाश मिली है, जिसकी खोपड़ी बुरी तरह पिचक गई है। ना तो लाश से कोई काबिल इतराज चीज बरामद हुई, ना उसकी शिनाख्त हो सकी, मगर शक्ल सूरत से तिब्बत का बख्शू मालूम होता है। पुलिस का ख्याल था कि उस पर कातलाना हमला किया गया है और कातिल को तलाश किया जा रहा है। मामला चौंका संगीन शक्ल इख्तियार कर गया था, इसलिए चौकीदार ने भी चुप साध ली। हत्ता कि चोरी तो क्या, किसी से अपने कंधे के जख्म का भी जिक्र ना किया और यात्री का खंजर गड़ा खोद कर दबा दिया। उधर रामसूरती ने चुपके चुपके पुराने स्टोर की छानबीन की। तन्हा स्टोर रूम में आया, जिसका ताला चाबी से खोला गया था। अंदर एक बड़ी चुभी अलमारी का ताला भी खुला पड़ा था, जिसे देखकर वो घबरा गया, मगर अलमारी खोली तो मालूम ना कर सका कि कौन सी शय गायब है। ये अलमारी बात टूटे फूटे बेकार या कम अहमियत के नवारदात के लिए मखसूस थी, जिसे मुद्दतों से ही खोला ही नहीं गया था, क्योंकि कभी उसे खोलने की जरूरत ही महसूस नहीं की गई थी। फिर भी उसने पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक तमाम अशिया को एक एक करके चेक किया और ये देखकर हैरान रह गया कि जिन चीजों का रजिस्टर पर अंदराज था, उनमें से कोई गुम या कम नहीं हुई थी। रामसूरती को बड़ा अंदेशा यही था, महकमे की कोई नादर शय चोरी हो गई तो उसकी नेकनामी पर हर्फ आएगा। मगर अव्वल तो उस अलमारी में जिसका ताला तोड़ा गया कीमती नवारदात थे ही नहीं, दूसरे रजिस्टर पर लिखे बेकार और टूटे फूटे आसार सब के सब मौजूद थे। रामसूरती मुतमिन हो गया, लेकिन हैरान था चोर ने बेकार नवारदात की अलमारी का ताला क्यों तोड़ा। क्या वो एक खाली और बसीदा बक्स लेकर भागा था, क्योंकि उसी अलमारी में चंद खाली बक्स भी पड़े थे। तीसरे दिन बख्शू की लाश लावार समझकर नजरे आतिश कर दी गई, क्योंकि पिटना में कोई भी उसे शिनाख्त नहीं कर सका था। उन दिनों किसी लाश की ज्यादा छानबीन भी नहीं की जाती थी, क्योंकि अजर और मारधाड़ के दिन थे। लोग अंग्रेज के खिलाफ लड़ाइयों बुलाओं दवाओं में बढ़ते थे। फरंगियों की बंदूकें हिंदुस्तानियों के सीने तलाश कर रही थीं। हर तरफ खून ही खून था, लाशें ही लाशें थीं और इन बेगोरो कफन लाशों की ज़ियाफत उड़ाते हुए परिंदे थे। मौत हिंदुस्तान में बरहना होकर रकस कर रही थी और खून पानी से ज्यादा सस्ता हो गया था। उन दिनों हवा भी सरसराती तो उससे खून की बू आती और शहर खंडरात में तब्दील हो रहा है। ऐसे दिनों में एक बख्शू की लाश क्या अहमियत रखती, उसे जला दिया गया और रामसूरती और चौकीदार ने अपनी जुबानें सी ली। तो मियाँ ये एक अजीबोगरीब वारदात थी जो मुझे याद आ गई और तुम्हें सुना दी।
रामसूर्ति के बकौल चोरी हुई भी थी और नहीं भी हुई थी, क्योंकि उसका रिकॉर्ड पूरा था और कोई शय गुम न थी। ये कहकर बूढ़े मुस्तफा भारी खामोश हो गए। मिस्टर वनूद, अनिला मूर्ति और लोहिया उस अजीबोगरीब वारदात पर हैरान थे कि चोरी भी हुई और रिकॉर्ड भी मुकम्मल था, मगर मेरा ज़हन कहीं और भटक रहा था। मैंने पूछा, क्या रामसूर्ति या चौकीदार ने दूसरे दिन वह बकस ढूंढने की कोशिश नहीं की जिसे बख्शू कहीं फेंक गया था या छुपा गया था? बूढ़े बहारी बोला कि रामसूर्ति तो रिकॉर्ड देकर बेफिक्र हो गया, मगर चौकीदार ने तीसरे दिन उसे इत्तला दी कि बख्शू जिन रास्तों पर उन्हें चकाइयां देता रहा, उधर लखोरी ईंटों का एक पुराना वीरान कुआं है। हो सकता है कि वह बक्स उसी कुएं में फेंक गया हो, मगर ऊपर से कुछ नजर नहीं आता। कुआं बहुत गहरा, तारीक और कई साल से बेकार पड़ा था। एक बार गाय का पिछड़ा गिरकर मर गया और उसे निकालने के लिए 2 भंगी कुएं में उतरे, मगर बिछड़े की राशि इसके साथ उन्हें भी बड़ी मुश्किल से खींच कर बाहर निकाला गया। एक भंगी कुएं की जहरीली गैस में दम घुटने से मर गया था, दूसरे की हालत भी खराब थी, मगर फौरी इलाज से वह बच गया। और उस वाक़े के बाद कोई आदमी कुएं में उतरने तो क्या, झांकने की हिम्मत भी नहीं करता था। ये बात भी यकीनी नहीं थी कि बख्शू 24 बक्स, जिसमें न जाने कुछ था भी या नहीं, उसी कुएं में फेंक गया हो। रामसूर्ति ने यह सोचकर तलाश का इरादा तर्क कर दिया कि रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी हर शय पूरी है। चौकीदार को भी खामोश रहने की ताकीद कर दी। बख्शू के मौत के साथ ही मामले की सूरत बदल गई थी। अगर उसने कुएं में कोई चीज फेंकी भी थी तो वहीं पड़ी रही होगी। मेरी बेचैनी बढ़ गई। क्या फिर कभी उस कुएं की सफाई नहीं कराई गई? कुआं शामलात में था मियाँ, और लोगों में बात चली कि वहां भूत प्रेत का बसेरा है। उसे खतरनाक समझकर 1860 में पुर कर दिया गया। अब उसका नामो निशान भी नहीं। मुझे याद है कि मुस्तफा बहारी ने 1860 में नौकरी की थी। आपको तो मालूम होगा कि कुआं किस जगह था। मेरे देखते ही देखते शहर का नक्शा बदल गया। आजकल महकमा आसार कदीमा के गिर्द कोई दीवार नहीं, मगर उन दिनों थी। कई नई सड़कें, नई इमारतें बन गई। कुछ ठीक है याद नहीं, लेकिन उधर हिंदुओं की आबादी थी और चंद सालों बाद वहां दुर्गा देवी का एक मंदिर तामीर हुआ था। मेरा ख्याल है कि कुआं वहीं कहीं था। ये थी वो मालूमात जो महकमे के पुराने रिकॉर्ड कीपर मुस्तफा भारी से हासिल हो सकी। गोया कुछ भी हासिल ना हुआ और मेरे ज़हन में चोरी का जो गैर इख्तियारी सवाल उभरा था, बूढ़े मुस्तफा भारी की बातों के मलबे में दब कर रह गया। आखिर उनका शुक्रिया अदा करके हमने रुखसत ली। मैं और मूर्ति शाम के झटपटे में मूर्ति हाउस पहुंचे तो सरला बड़ी बेचैनी से हमारा इंतजार कर रही थी और उसका ख्याल था कि शायद पापा के दफ्तर से, जिसे वह मामा कहती थी, मूर्ति का कोई सुराग मिल गया है। जो हमें देर हो गई, मगर जब पता चला कि उसके मामा की मायूस कुन रिपोर्ट और मुस्तफा भारी की उलझी हुई कहानी के सिवा कुछ भी हमारे पले नहीं पड़ा, तो अनिला मूर्ति की तरफ इशारा करके बोली, भैया बुद्धा की गुमशुदा मूर्ति खोजते खोजते कहीं और उस जीती जागती मूर्ति को भी ना खो देना। ये कहकर अपनी गोइया के साथ हंसती मुस्कुराती अंदर चली गई। रात को बिस्तर पर लेटा तो दिन भर की भाग दौड़ का तर्जिया करने लगा। वनूद पापा की रिपोर्ट कहती थी कि मूर्ति कलकत्ता से फिर पटना नहीं लौटी। बूढ़े मुस्तफा ने रामसूर्ति की जो कहानी सुनाई वो मेरे ज़हन पर रेत की तरह बिखर गई। न जाने बख्शू कौन था, क्या चुराने आया था और क्या चुरा कर ले गया। और अगर कोई ऐसी ही नादर शाह होती जो उसके हाथ लगी तो दफ्तर के रिकॉर्ड में उसका अंदराज जरूरी था। कम से कम जिस गोहरे नयाब की तलाश में भटक रहा था उसे किसी दफ्तर में यूं लावारस माल की तरह नहीं रखा जा सकता। ये भी सोचा कि बख्शू ने गिरफ्तारी के डर से भागते कोई 24 बक्स अगर कुएं में फेंका भी था तो हमेशा के लिए प्योंद जमीन हो चुका, क्योंकि कुआं 70 वर्ष पहले बंद कर दिया गया था। तो उस वक्त तक जो कुछ हुआ सब बेकार, ला हासिल, बेनतीजा था। अरे मेरे अंदर की वो पुर इसरार शक्ति कहाँ चली गई जो दरवाजों, दीवारों, पहाड़ों के उस पार झांक लिया करती थी, जिसने समय से पहले ही मुझे कई ऐसे नज़ारे दिखाए थे जो कि बाद के हूबहू उसी तरह पेश आए जिस तरह मैंने तस्वर या ज्ञान की आंख से देखे थे। वो पुर इसरार शक्ति आज क्यों मेरी रहनुमाई नहीं करती? मैंने अपने ज़हन के अंधेरों में झांकने की कोशिश की, मगर वहाँ कुछ नहीं था। अपने मन के संसान वीराने में खड़े होकर आवाज़ दी और आवाज़ मखवी खिलाव में घूम कर लौट आई। बस वही वनूद पापा की रिपोर्ट थी, वही रामसूर्ति की उलझी उलझी कहानी जो मुस्तफा बहारी ने सुनाई, जो रेत की मानद मेरी सोचों पर बिखर गई। वो रेत फिर उड़ने और मेरे ज़हन के सहरा में एक बारूदले की शक्ल इख्तियार करने लगी। नागहां मखवी खिलाव से निकलकर एक सदा बेबाज गश्त मेरे मन के दवार से टकराई कि एक तिब्बती बख्शू को पिटना के सरकारी दफ्तर में घुसकर कुछ चुराने की क्या जरूरत थी। रामसूर्ति की कहानी के मुताबिक
पुलिस रिपोर्ट में गंगा किनारे जिस यात्री की लाश मिली वो चेहरे मोहरे से तिब्बत का बाशिंदा बयान किया गया। और एकदम मुझे याद आया कि लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड डलहौजी के ज़माने में बाज बर्मी और तिब्बती भिक्षु भगवान बुद्ध की वही मूर्ति चुराने के इल्जाम में पकड़े गए थे जिसमें खोजता फिर रहा हूँ। क्या रामसूर्ति की कहानी का तिब्बती भिक्षु भी वही मूर्ति चुराने आया था? मगर रामसूर्ति का बयान था कि पुराने स्टोर में जिसकी अलमारी का ताला तोड़ा गया, टूटे फूटे बेकार और गैर अहम आसार रखे थे जिनकी कभी जरूरत ही पेश नहीं आती थी। जाहिर है कि भगवान बुद्ध की एक इंतहाई नादर और तारीखी मूर्ति कोर कबार में डालने वाली नहीं थी जिसका सरकारी रिकॉर्ड में कहीं जिक्र न किया जाता। अचानक जेल में उड़ते बारूद ने भगवान की उस मूर्ति का रूप धार लिया और दिल के नहा खाने से आवाज आई। मुकद्दस मूर्ति को कलकत्ता से इसलिए गायब कर दिया गया कि बुद्धा उसे हासिल न कर सके और उसे लोगों की नजरों से छुपा दिया गया। फिर किसी सरकारी रिकॉर्ड पर उसका अंदराज क्यों ढूंढते हो? दिल की आवाज के साथ ही जहन ने भी उसके अमर की तस्दीक कर दी कि मूर्ति को किसी अहम मकाम पर रखने की बजाय किसी गैर अहम जगह डाल देना ही मुनासिब था ताकि उसकी तरफ किसी की तवज्जो मबजूल ना हो सके और टूटे फूटे बेकार और गैर अहम आसार की अलमारी ही उसकी हिफाजत की बेहतरीन जगह थी। ये सोच की यह लहर कह रही थी कि वह यात्री भिक्षु जो चौकीदार की लाठी का शिकार हुआ पुराने स्टोर से भगवान की बुद्ध की मूर्ति ही लेकर भागा था और वह गिरफ्तारी के डर से मूर्ति का चोबी बक्स वीरान कुएं में फेंक गया कि बचकर निकल गया तो फिर किसी समय निकाल कर ले जाएगा। यकीनन वो ये भी जानता होगा कि भूत प्रेत का मस्कन होने के खौफ से लोग उस अंधे तारीख कुएं से दूर ही रहते हैं और मूर्ति का चोबी बक्स वहां महफूज रहेगा। यह भी एक अजीब इत्तेफाक था कि लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में मुकद्दस मूर्ति कलकत्ता से खुफिया मकाम पर भेज दी। वो खुद 1856 ईस्वी तक हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल रहा और उसी साल उद की मलकियत का कंपनी सरकार से जबरदस्ती इल्हाक करके इंग्लिस्तान चला गया। उसके जाती 1857 ईस्वी में आज़ादी की जंग लड़ी गई जिससे अंग्रेज की इस्तिलाह में अजहर का नाम दिया गया और 1857 की उसी अजहर में पटना के सरकारी दफ्तर एक पुरअसरार चोरी की वारदात हुई जो चोरी थी भी और नहीं भी, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कोई चीज कम या गुम नहीं हुई थी। वो अंधा कुआं जिसकी वीरान तय में पैदा होने वाली जहरीली गैस ने भूत प्रेत के तस्वर को जन्म दिया 1860 ईस्वी में बंद कर दिया गया और बाद अजाउसी कुएं पर या उसके आसपास दुर्गा देवी का मंदिर बना।